जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सचिन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 27 में। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो लेक्चर सेशन में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बताऊँगा, जो कि लालजी प्रसाद का सॉल्यूशन है। ठीक है ना, लालजी प्रसाद का सॉल्यूशन यानी कि उस बुक का सॉल्यूशन है। पेज नंबर 360 है। और मैं बता दूं पहले कि ये सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है, पेपर नंबर 7 सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है, पेपर नंबर 7 और पेज नंबर 360 आप निकालिए। एक्सरसाइज 1B का सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ। ठीक है, PD पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो जनरली आप देख पा रहे हैं कि y माइनस जेड अपॉन वाई जेड इंटू पी प्लस जेड माइनस एक्स, फिर क्या है अपॉन जेड एक्स इंटू क्यू इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई। तो सॉल्यूशन द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, पहले उस पूरे टर्म को लिख लेंगे। ठीक है ना, इक्वेशन 1 मान लेंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ उसी को, और लिख देंगे विच इज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसा ही शो हो रहा है, यानी कि PP प्लस QQ और इक्वल टू R के फॉर्म में है। सो इट इज़ लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी वजह से ये लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और कंपेयर करके हम लोग को हासिल हुआ कैपिटल P का वैल्यू y माइनस जेड अपॉन वाई जेड और कैपिटल Q का वैल्यू z माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स। और इसी प्रकार से कैपिटल R का वैल्यू x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई। ठीक है ना, ये हासिल हुआ। अब आगे देखिए, नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज रिटन एज, कैसे लिखते हैं लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन या सब्स्टिट्यूट इक्वेशन। तो dx अपॉन कैपिटल P, dy अपॉन कैपिटल Q और dz अपॉन कैपिटल R। तो dx अपॉन कैपिटल P का वैल्यू क्या है y माइनस जेड अपॉन वाई जेड, ये पूरा रख देंगे, और Q का वैल्यू भी रख देंगे, R का वैल्यू भी रख देंगे। देखिए यहाँ से ऊपर से एक मिनट क्या हुआ ये क्या हुआ, हाँ कहीं कहीं गुम हो जाता है सब, है ना, कभी कभी बड़ा सावधानी से रखना पड़ता है। तो अभी कहाँ थे हम लोग, इसी जगह पर थे ना। हाँ, जल्दी बताने के चक्कर में है ना, तो उधर उधर भटक जाता है ये कभी कभी। चलिए, तो R का वैल्यू, P का वैल्यू और Q का वैल्यू हम लोग को मिल गया है। अब P, Q और R का वैल्यू जस्ट हम लोग पुट अप कर देंगे। पुट अप करने के बाद इक्वेशन नंबर 2 आया, जो कि ऑक्सिलरी इक्वेशन है। ठीक है, अब करना क्या है, इसको हम लोग देख के पता कर रहे हैं या कर सकते हैं कि ये जो 3 रेशियो आया हुआ है, ये तीनों का तीनों इंटीग्रेबल नहीं है ना, ये इंटीग्रेबल नहीं है, समझ रहे ना, नॉन इंटीग्रेबल है। इसी वजह से हम लोग को यहीं पर क्या लगाना पड़ेगा, लैग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड लगाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं आप समझिए, हम क्या करेंगे 1 1 1 जो है कि मल्टीप्लायर्स चुन लेंगे। आप बोलोगे सर आपको इतना जल्दी कैसे पता चल गया, तो देखो बाबू कैसे पता चला, समझो। देखो यहाँ तक मैं रखता हूँ, अब आपको समझ में आएगा कि मुझे कैसे पता चला। तो dx अपॉन वाई माइनस जेड अपॉन में वाई जेड है, और dy अपॉन फिर जेड माइनस, है ना, ये जेड है ना, जेड माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स, और फिर dz अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई है। तो मैं अगर ऊपर में 1 इंटू डी एक्स करूँ, 1 इंटू डी वाई करूँ और 1 इंटू डी जेड करूँ, तो नीचे भी वही करना पड़ेगा। y माइनस जेड अपॉन वाई जेड के साथ 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, z माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स के साथ 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई के साथ फिर 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फ़ायदा क्या हुआ ज़रा देखिए, फ़ायदा ये हुआ कि वाई जेड को हम लोग बांट देंगे तो क्या बचेगा 1 अपॉन जेड, और जेड जेड कटेगा तो माइनस 1 अपॉन वाई बचेगा, फिर प्लस फिर जेड जेड कटेगा 1 अपॉन एक्स बचेगा, माइनस एक्स एक्स कटेगा 1 अपॉन जेड बचेगा। ये आपको रूल मालूम होना चाहिए कि डिवाइड कर रहे हैं बस सिंपली। और x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई है, तो जब बांटेंगे एक्स वाई को तो थ्रू आउट एक्स और वाई में, तो फिर एक्स एक्स कट जाएगा, 1 अपॉन वाई बचेगा, फिर वाई वाई कट जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स बचेगा। आप देख पा रहे हैं कि 1 अपॉन एक्स प्लस माइनस 1 अपॉन एक्स, एक बार प्लस 1 अपॉन एक्स है और एक बार माइनस 1 अपॉन एक्स है, आपस में टर्म कट रहे हैं, है ना। इसी प्रकार से नीचे में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर फ़ायदा हुआ, समझ रहे ना। अभी ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया, एक नया मल्टीप्लायर आ गया हम लोगों के पास, हम लोगों के पास एक नया रेशियो आ गया है, और ये रेशियो क्या है, इंटीग्रेबल है। कैसे, नीचे में 0 है तो इस 0 को उधर किसी भी एक रेशियो को उठा करके उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो dx प्लस dy प्लस dz इक्वल टू 0 आएगा, और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू a आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 ये हुआ। अब यहाँ पर समझिएगा, नाउ बाय ग्रुपिंग मेथड फ्रॉम ऑक्सिलरी इक्वेशन 3 देन वी गेट, तो dx अपॉन वाई माइनस जेड अपॉन वाई जेड था एक टर्म, फर्स्ट वाला टर्म, देखिए ये वाला टर्म,
और एक ये वाला टर्म को ले लेंगे, dx प्लस dy प्लस dz अपॉन 0 वाला टर्म ले लेंगे। ले लिया मैंने। अब इसी को मैं क्या कर दिया, dx प्लस dy प्लस dz इक्वल टू 0 हो गया। अब इंटीग्रेट बोथ साइड्स देन वी गेट, तो इंटीग्रेट करेंगे तो a इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, क्योंकि एक इंटीग्रल कांस्टेंट आता ही है, तो इसीलिए 0 प्लस a यानी कि a हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4, ये पहला इंटीग्रल सॉल्यूशन हुआ। अब दूसरा इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालने के लिए फिर से लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो नाउ बाय लैग्रेंजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स अगेन वी यूज बाय टेकिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लायर्स का किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे, कौन मल्टीप्लायर्स का इस्तेमाल करेंगे, तो वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई एज न्यू मल्टीप्लायर्स इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में हम लोग वाई जेड एक्स जेड और एक्स वाई मल्टीप्लायर इस्तेमाल करेंगे, देन वी गेट, फिर हासिल होगा। लेकिन आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि सर आपको सर पता कैसे चल जाता है कि वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई ही लेना है, आपको सर पता कैसे चलता है न्यू मल्टीप्लायर्स। तो देखो बाबू, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि सर जो है कि रट के आते हैं या देख देख के जो है कि बता दे रहे हैं, है ना। तो देखिए ऐसा बात नहीं है, ये प्रैक्टिस के ऊपर है। ये क्या है, प्रैक्टिस के ऊपर। क्या बोला मैंने, प्रैक्टिस के ऊपर है। आप जितना बार प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको धीरे धीरे पता चलते रहेगा कि हम क्या ऐसा मल्टीप्लाई करें, क्या ऐसा मल्टीप्लायर इस्तेमाल करें, चूज करें, जिससे कि नीचे वाला टर्म पूरा पूरा 0 हो जाए, है ना। मतलब आपको ये धीरे धीरे अपने आप एक्सपीरियंस हो जाएगा, समझे। देखिए कैसे, जैसे कि वाई जेड एक्स जेड या फिर जेड एक्स या एक्स वाई, ये जो मल्टीप्लायर मैंने चूज किया है, क्यों किया समझिए। डी एक्स अपॉन वाई माइनस जेड अपॉन वाई जेड था, डी वाई अपॉन जेड माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स था, डी जेड अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई था। तो मैं क्या किया, वाई जेड को ऊपर मल्टीप्लाई किया, फिर जेड एक्स को भी ऊपर मल्टीप्लाई किया डी वाई के साथ, फिर एक्स वाई को डी जेड के साथ मल्टीप्लाई किया। तो इससे मल्टीप्लाई करने से फ़ायदा ये हुआ, समझिए। मैं वाई जेड को क्यों मल्टीप्लाई किया, बात को समझिएगा, क्योंकि वाई माइनस जेड के नीचे वाई जेड है। अगर वाई जेड को अगर मैं वाई माइनस जेड इंटू वाई माइनस जेड अपॉन वाई जेड के साथ मल्टीप्लाई कर दूं वाई जेड को, तो ये वाई जेड कट जाएगा और ये जेड एक्स फिर कट जाएगा नेक्स्ट टर्म से, समझ रहे हैं ना। क्योंकि जेड डी वाई के साथ क्या है, डी वाई अपॉन में क्या है, जेड माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स है। तो जेड एक्स को मैं उसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो जेड एक्स कट जाएगा, और फिर एक्स माइनस वाई के साथ मैं जब एक्स वाई को मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर एक्स वाई कट जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो फिर आप देखिए, एक जेड प्लस वाला टर्म बचेगा और एक माइनस वाला टर्म बचेगा, एक माइनस एक्स वाला टर्म बचेगा और एक प्लस एक्स वाला टर्म बचेगा, तो फिर कट के 0 होगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि सर जी ने रट के नहीं आया है ना, सर जी ने प्रैक्टिस किया है ना, प्रैक्टिस देखा, उसमें ऑब्जर्व किया कि इसको ऐसा क्या हम मल्टीप्लाई करें जिससे कि वो कट जाए, समझ रहे हैं ना। जैसे फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट बार में क्या किया मैंने, 1 को मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने ऑब्जर्व किया कि जब इसको बांटेंगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना। इसमें ये सब ऑब्जर्वेशन पर है, ठीक है ना। अब मैंने ऑब्जर्व किया तो इसके बाद ही ऐसा काम किया है, ठीक है ना। तो ये बात है। तो यहाँ पर मैंने वही काम किया, वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई को मल्टीप्लाई करके फिर उसको आपस में कट कर दिया। कट करने के बाद फिर क्या हो गया, नीचे में 0 हो गया नीचे में। अब हम क्या करेंगे, नाउ बाय ग्रुपिंग मेथड अगेन, फिर दोबारा से हम लोग ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से, है ना। तो क्या हम लोग को मिल जाएगा, डी एक्स अपॉन वाई माइनस जेड अपॉन वाई जेड। और हालांकि यहाँ पर तो ये नया एक इक्वेशन आया हुआ है, हालांकि इक्वेशन 2 भी लिख सकते हैं, जो पहले जो मेरा डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी जेड वाला जो टर्म था। और यहाँ पर तो फोर्थ एक नया रेशियो आया है, वाई जेड डी जेड जेड एक्स डी वाई एक्स वाई और डी जेड, ठीक है। उससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई भी एक टर्म को उठा लीजिए, कोई भी एक रेशियो को उठा लीजिए। तो मैंने पहले के भांति ही डी एक्स अपॉन समथिंग उठा लिया। आप चाहे तो डी वाई अपॉन समथिंग उठा सकते हैं, आप चाहे तो डी जेड अपॉन समथिंग उठा सकते हैं, आपकी मर्जी। तो ये आपका हो गया वाई जेड डी एक्स प्लस जेड एक्स डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड। नीचे में 0 तो उसको उधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा, और नीचे में 0 इंटू 1 था तो नीचे में 1 बचा डिनोमिनेटर में, और उधर वाला पोर्शन पूरा 0 इंटू डी एक्स अपॉन में वाई माइनस जेड अपॉन वाई जेड, वो कंप्लीट 0 हो गया, ठीक है ना। और नीचे में डिनोमिनेटर में 0 है, इसका मतलब 0 इंटू 1 है, और इसीलिए 1 इधर आपका RHS के डिनोमिनेटर में 1 बच गया, इसीलिए वाई जेड डी एक्स प्लस जेड एक्स डी वाई प्लस एक्स वाई डी जेड इक्वल टू 0 आ गया। अब मैं काम करता हूँ, देखिए यहाँ पर एक बात ये भी है कि बाबू देखिए वाई जेड और डी एक्स है, चूँकि यहाँ पर डी एक्स में यानी कि डी एक्स का डिफरेंशियल है, तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है एक्स का टर्म होना चाहिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में जेड एक्स है, लेकिन उसमें वाई का टर्म होना चाहिए,
है ना, क्योंकि वहाँ पर y का डिफरेंशियल है, और फिर उसके नेक्स्ट टर्म में dz है, मतलब कि z का डिफरेंशियल है, तो वहाँ पर भी तब z का ही कोई वेरिएबल z ही वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर xy है ना, जो कि दिक्कत हो जा रहा है, समझ रहे हैं ना, यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो जा रहा है, क्रिएट हो जा रहा है। तो इसी चीज़ से सॉर्ट आउट करने के लिए, इस चीज़ से मुक्ति पाने के लिए, समझ रहे ना, इस चीज़ से मुक्ति पाना है हम लोगों को, तो कैसे इसका इंटीग्रेशन होगा, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? हाँ, आप चाहो तो yz को किनारे करके आप उसका इंटीग्रेशन x कर देते, फिर zx को किनारे करके उसका इंटीग्रेशन y कर देते, और xy को किनारे करके उसका इंटीग्रेशन z कर देते। आप चाहो तो ऐसा कर सकते थे, और बदले में आपको मिलता 3xyz इक्वल टू कुछ भी वैल्यू c मान लीजिए, तो xyz इक्वल टू c/3 हो जाता, और xyz इक्वल टू फिर क्या हो जाता, उसको हम लोग मान लेते b, है ना, c/3 को। तो ऐसा भी कर सकते हैं, है ना, करने का आप कर सकते हैं, ठीक है। तो और लास्ट में आप देखोगे कि वही वैल्यू ही आएगा, अगर वैसा भी करोगे तो वही वैल्यू ही आएगा। तो हम लोग एक अलग सा तिगड़म लगा दिए, थोड़ा बुद्धिमानी लगा दिए, वैसा कोई ज़रूरी नहीं है, आप वैसा भी चाहो तो कर सकते हो। डायरेक्ट yz को निकाले बाहर और 1 × dx का x कर दिए, zx को बाहर निकाले 1 × dy का y कर दिए, और xy को निकाले, और चूँकि वो कांस्टेंट ट्रीट होगा, है ना, क्योंकि dz है ओनली, तो फिर z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑलरेडी हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ही सॉल्व कर रहे हैं, तो ठीक है, तो उसके तरह भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, हम लोग सिंपली सॉल्व करना चाहा, तो चलो भाई वो भी सही है। एक्स वाई जेड को मैंने क्या किया, थ्रू आउट प्रत्येक ईच एंड एवरी टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, मतलब डिवाइड कर दिया, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड कर दिया। तो इससे फायदा ये हुआ कि फर्स्ट टर्म में वाई जेड कट गया, 1/x बच गया, सेकंड टर्म में जेड एक्स कट गया, नीचे में 1/y बच गया, और थर्ड टर्म में जो है कि एक्स वाई कट गया, नीचे में 1/z बच गया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में कोई एक इंटीग्रल कांस्टेंट log भी आएगा, और राइट हैंड साइड में 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, 1/y का इंटीग्रेशन log y होता है, 1/z का इंटीग्रेशन log z होता है। तो log m प्लस log n प्लस log m प्लस log n प्लस log r, तो क्या होगा log m n इंटू r, और इधर log b है, और कट के क्या आ जाएगा x बाई जेड इक्वल टू b। तो देखिए वही चीज़ आया ना, हाँ वही बात है। अब क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि a का वैल्यू भी हम लोग का आ चुका है, और b का वैल्यू भी हम लोग को मिल चुका है। तो चलिए नाउ एज वी नो डैट द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज रिटन एज, कैसे लिखते हैं पार्शियल लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं बाबू, तो एफ ए कॉमा बी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखते हैं, और ए बराबर क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और बी बराबर क्या है एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड, ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर एक्स वाई जेड को पहले निकाल दीजिए और फिर एफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया, ये हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है ना, थोड़ा सा रुकिए, इंटरवल लीजिए, क्योंकि एक बच्चा अभी पढ़ा भी रहा है साथ ही साथ, है ना, ऑफलाइन में, तो उसको भी थोड़ा सा कुछ बता देते हैं। तो आप लोग रहिएगा, मैं इसको पॉज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, इसमें पॉज का ऑप्शन ही नहीं दिया है। हाँ बोलो बाबू, जल्दी बोलो, कौन सा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, उधर बन गया पूरा, उधर बन गया, चलो बहुत अच्छा, मिला लिया ना आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, मैं पहले क्वेश्चन बना लेना चाहिए, इसके बाद जो है कि मिला लेना चाहिए, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 13 and 31 आर बोथ प्राइम हैविंग न्यूमेरल्स फॉर्म्ड बाय द सेम डिजिट, नेम 3 अदर सच पेयर्स अब 2 डिजिट प्राइम नंबर हैविंग दिस सेम डिजिट्स। हाँ, जैसे कि 13 क्या है, वो प्राइम नंबर है कि नहीं, ये खुद से कटता है और 1 से कटता है, 31 भी खुद से कटता है और 1 से कटता है ना। तो ये सेम देखो 1 3 है, तो इसको बदल के लिखा 3 1, तो इसी प्रकार से तुमको क्या निकालना है, इसी तरह, हाँ हैविंग दिस सेम डिजिट, मतलब इसी प्रकार का कुछ जो है कि तुमको अदर सच पेयर्स, कितना पेयर बनाना है, नेम 3 अदर सच पेयर, तो 3 ऐसे पेयर्स तुमको बनाना है जो कि प्राइम नंबर हो और 2 डिजिट का ही हो, है ना। जैसे 19 और 91 होगा क्या, 91 प्राइम नहीं है ना, एक बात देख लेना, 91 जो है कि हाँ 91 प्राइम नहीं है, क्योंकि वो दूसरा किससे कट जाएगा, 17 देख लो ना, 17 से मल्टीप्लाई करके, एक मिनट देख लेते हैं, नहीं देखो 13 7 91 होता है ना, तो वो नहीं होगा, 19 और वो नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसा तुम खोजो, कोशिश करो, जैसे
एक तुम देख लो ना 37 और 73, 37 और 73 को देख लो, है ना, वो भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो कोशिश करो, खोजो। ठीक है, फिर आगे मैं बताऊंगा। आप लोग भी लग रहा है कि वही चीज़ पढ़ ली है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स पी प्लस जेड एक्स इंटू क्यू इक्वल टू वाई स्क्वायर है। तो द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स पी प्लस जेड एक्स इंटू क्यू इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, ये है विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर। ठीक है, सो इट इज लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में है, तो कैपिटल पी कंपेयर करके इक्वेशन 1 से कंपेयर कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो उससे हम लोग कैपिटल पी का वैल्यू वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स मिल गया, और कैपिटल क्यू का वैल्यू जेड इंटू एक्स मिल जाएगा, और कैपिटल आर का वैल्यू वाई स्क्वायर मिल जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन, लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन। नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज रिटन एज dx अपॉन पी और dy अपॉन क्यू और dz अपॉन आर। तो p का वैल्यू हम लोग लिख देंगे यहाँ पर देख करके, p का वैल्यू कैपिटल p का वैल्यू वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स, और q का वैल्यू कैपिटल q का वैल्यू जेड इंटू एक्स, और dz अपॉन r का वैल्यू वाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 हो गई ये। अब आप देखिए यहाँ पर क्या इसमें इंटीग्रेबल पेयर बन रहे हैं, यहाँ पर देखना पड़ेगा आपको कि इंटीग्रल पेयर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इस चीज़ को। तो देखिए, नाउ बाय ग्रुपिंग मेथड फ्रॉम इक्वेशन 2 देन वी गेट, मतलब यहाँ पर हम लोग ग्रुपिंग मेथड लगा लिए, और हम लोग अगर देखें बढ़िया से गौर करके देखें बाबू, फर्स्ट और सेकंड रेशियो को, तो अगर दो रेशियो फर्स्ट और सेकंड लेते हैं तो जेड जेड कट जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई रेशियो लिया है तो एक्स और वाई का ही टर्म होना चाहिए, क्योंकि इसी ग्रुपिंग मेथड का नाम वेरिएबल सेपरेबल मेथड भी है। तो अगर एक्स और वाई वाला टर्म लिए है तो एक्स और वाई ही टर्म होना चाहिए, जेड जेड कट गया। देखिए, तो यानी कि इन दोनों में ये दोनों रेशियो जो है कि इंटीग्रेबल पेयर बना रहा है। तो इक्वेशन 2 से हम लोग ग्रुपिंग मेथड लगा करके एक इंटीग्रेबल पेयर को ले लिया। एक इंटीग्रेबल पेयर पर दो रेशियो रहते हैं, पेयर मतलब जोड़ा। जैसे मोजा भी आप लोग जोड़ा में पहनते हैं, एक मोजा पहन के जाते हैं स्कूल में, नहीं ना, वन पेयर ऑफ सॉक्स पहन के जाते हैं, या सॉक्स पहन के जाते हैं, है ना, स्कूल में। यार एक तो मोजा थोड़ी पहन के जाते हैं, वन पेयर मतलब एक जोड़ी में दो रहता है। तो ये हुआ dx अपॉन वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स और dy अपॉन जेड एक्स हो गया। अब ये ऊपर चला गया तो x dx अपॉन वाई स्क्वायर जेड और ये dy अपॉन जेड एक्स, तो जेड जेड मर गया, फिर बचा क्या, x। इधर x डिवाइड में था, देखिए dy के नीचे में x डिवाइड में था, उसको उधर लेके चल गए मल्टीप्लाई में, एक्स स्क्वायर dx हो गया और वाई स्क्वायर dy हो गया। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स देन वी गेट, क्या होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब अपॉन 3 और वाई क्यूब अपॉन 3, वाई को करेंगे वाई स्क्वायर का करेंगे तो वाई क्यूब अपॉन 3, अब प्लस कोई एक इंटीग्रल कांस्टेंट a1 आएगा। तो अब इसको एक तरफ ले गए, ठीक है, एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब, एक्स क्यूब अपॉन 3, अब प्लस है ना, इक्वल टू फिर वाई क्यूब प्लस 3 है ना, उसको LHS में ले जाइए तो माइनस वाई क्यूब अपॉन 3 होगा। अब LCM में तो वही होगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन 3, और वो 3 को मल्टीप्लाई में लेके चल जाएंगे, 3 इंटू a1 हो जाएगा, और 3 इंटू a1 को हम लोग मतलब 3 इंटू a1 को हम लोग a मान लेंगे, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू a हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। नाउ बाई अगेन ग्रुपिंग मेथड, है ना, फिर अगेन ग्रुपिंग मेथड लगाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 में फिर अगेन ग्रुपिंग मेथड लगाएंगे। इस बार हम लोग वाई जेड को लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक्स जेड को लिया गया है, कारण समझेंगे। अगर हम लोग वाई जेड को ले समझिए यहाँ पर, तो हम लोग को सिर्फ वाई और जेड का टर्म मिलना चाहिए, है ना, यानी कि x का टर्म नहीं मिलना चाहिए। तो आप देखिए, अगर हम y और z को लेते हैं तो यहाँ पर x का टर्म भी इंक्लूड है, और वो इस x के टर्म को हम लोग एलिमिनेट नहीं कर पा रहे। y और z ले रहे हैं तो सिर्फ y और z का टर्म होना चाहिए, x का टर्म नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको एलिमिनेट किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर x एलिमिनेट नहीं होगा, हटेगा नहीं यहाँ से। तो इसी वजह से जब मैं x और z का टर्म ले रहा हूँ तो उस केस में हम लोग x और z का टर्म ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा करने पर x और z का टर्म ले रहा है तो सिर्फ x और z का टर्म होना चाहिए और कोई उसके अलावा नहीं होना चाहिए। तो x और z का टर्म लिया, लेकिन वाई स्क्वायर भी यहाँ पर है, वाई स्क्वायर भी यहाँ पर है, यानी कि x और z के अलावा भी वाई स्क्वायर एक नया टर्म है, लेकिन वाई स्क्वायर को काट देंगे तो कट जाएगा, तो z और x ही बच रहा है। इसका मतलब ये कि ये वाला जो पेयर है इंटीग्रेबल है, ये वाला जो पेयर है x और z का ये इंटीग्रेबल है। तो आइए इसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ते हैं। x dx अपॉन वाई स्क्वायर जेड, देखिए यहाँ पर देखिए x dx, ये dx अपॉन वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स है ना, तो ये x ऊपर में चला जाएगा, x dx हो जाएगा, अपॉन में वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा, और फिर dz अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा। देखिए वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, वाई स्क्वायर मर गया, x dx बचा, और ये z डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में चल गया z dx,
जेड डी जेड हो गया, यहाँ पर मिस्टेक मैंने कर दिया बाबू। आहा, एक्स डी एक्स था और यहाँ पर जेड डी जेड होता है ना, यहाँ पर डी एक्स लिखा गया गलती से लिखा गया है ना, जेड डी जेड होगा, इस जगह पर डी जेड होगा। हाँ ठीक है। अब क्या होगा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स देन वी गेट, इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 और जेड स्क्वायर बाई 2 अब प्लस b1 एक इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा। तो एक तरफ कर देंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 और 2 को एलसीएम ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इधर 2 चला जाएगा तो 2 इंटू b1 हो जाएगा RHS में। अब एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 2b1 को हम लोग c मान लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। नाउ एज वी नोटेड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज रिटन एज, मतलब लैग्रांजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपका दिया हुआ है, जो कि जिसको हमने इक्वेशन 1 मान रखा है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, तो एफ ए कॉमा सी इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू क्या आया था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। आप देखिएगा क्वेश्चन में, मतलब जहाँ पहले आप देख लीजिए, मतलब कि जहाँ जहाँ बताए हैं तो प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा वीडियो को बैक कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ए का वैल्यू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और सी का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर मिल जाएगा इक्वल टू 0। या फिर इसी चीज़ को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को बाहर कर दिया और एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को पहले बाहर कर दिया, एफ ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो आशा है कि ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। और एक बात ये कि ये सब का नोट्स जो है कि आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा, आपको ये सब का नोट्स मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग डील करेंगे, एक्स वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर पी इक्वल टू वाई स्क्वायर सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स वाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर पी इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर पी को पहले करेंगे, फिर प्लस एक्स वाई क्यूब करेंगे, वो इक्वल टू वाई स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना जो है, विच इज ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर। तो पी का वैल्यू, कैपिटल पी का वैल्यू क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है, और कैपिटल क्यू का वैल्यू क्या है, एक्स वाई है, और कैपिटल आर का वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर है। ठीक है ना। अब लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, इज रिटन एज। नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज रिटन एज, मतलब लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, या लैग्रांजेस सब्सिडियरी इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, तो dx अपॉन पी, dy अपॉन क्यू और dz अपॉन आर। तो p का वैल्यू क्या है बाबू, तो p का वैल्यू आपका माइनस एक्स स्क्वायर और q का वैल्यू एक्स वाई है और r का वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर है ना। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ, बहुत स्पीड में बोल रहा हूँ, तो आप ऐसा कीजिए, है ना, आपके मोबाइल में सिस्टम दिया रहता है स्लो करने का। अगर मैं बहुत ज़्यादा स्पीड बोल रहा हूँ तो आप स्लो कर दीजिए हमको, है ना, एकदम समझ रहे हैं ना, सब सिस्टम दिया हुआ है, क्या बताएंगे आप लोग को। हाँ, नाउ बाय ग्रुपिंग मेथड फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में फिर से ग्रुपिंग मेथड लगाएंगे, dx अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर और dy अपॉन एक्स वाई। मुझे मालूम है मैं तो स्पीड बोल ही रहा हूँ, ठीक है, और नहीं भी बोलोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। जिस बच्चे को लग रहा है कि नहीं हमको समझ में आ रहा है तो वो इसमें कंटिन्यू कर सकता है, और लग रहा है कि नहीं थोड़ा स्लो बोलना चाहिए तो वो कमेंट भी कर सकता है। अगर वो सिस्टम में वो स्लो मुझे कर रहा है, उसके बावजूद भी मैं स्लो नहीं बोल पा रहा हूँ, तो वो हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार सिस्टम में करके देख लीजिएगा, स्लो जरूर हो जाऊंगा मैं। dx अपॉन माइनस एक्स हो गया और इधर क्या हो जाएगा, एक्स एक्स कट जाएगा। मैंने क्या किया, फिर से अगेन ग्रुपिंग यहाँ पर ग्रुपिंग मेथड लगा दिया। मैंने पहला 2 टर्म को ले लिया, पहला 2 रेशियो को ले लिया, dx अपॉन समथिंग और dy अपॉन समथिंग। एक्स एक्स मर गया बच्चा, अब बचा क्या, dx अपॉन माइनस एक्स इक्वल टू dy अपॉन प्लस वाई। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस लॉग एक्स हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई का लॉग वाई हो जाएगा प्लस लॉग ए हो जाएगा। ये लॉग वाई जो माइनस में प्लस में है उसको उधर ले जाएंगे तो माइनस लॉग वाई हो जाएगा। अब माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो log x प्लस log y हो जाएगा, और log m प्लस log n का फॉर्मूला क्या होता है, log m इंटू n, तो इसीलिए log x y हो जाएगा और इक्वल टू log a1। और इधर log कट जाएगा आपस में, माइनस एक्स वाई इक्वल टू a1 बचेगा, तो एक्स वाई इक्वल टू माइनस a1, तो माइनस a1 को हम लोग कैपिटल स्मॉल a मान लेंगे ओनली। ये क्वेश्चन नंबर 3 पहला इंटीग्रल सॉल्यूशन निकल गया। आप दूसरा इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। देखिए, नाउ टेकिंग लास्ट 2 रेशियो बाय ग्रुपिंग मेथड, लास्ट 2 रेशियो को लेंगे, यानी कि dy, यहाँ ध्यान दीजिए इक्वेशन नंबर 2, dy अपॉन एक्स वाई और dz अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा dy अपॉन एक्स वाई और dz अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एक्स वाई बराबर a था। देखिए ध्यान दीजिएगा, देखिए एक्स वाई बराबर a है, तो यहाँ पर एक्स वाई के जगह पर चूंकि dy अपॉन एक्स वाई लिया है ना। नाउ टेकिंग लास्ट 2 रेशियो बाय ग्रुपिंग मेथड,
तो एक्स वाई का वैल्यू क्या है बाबू, तो ए है और वाई स्क्वायर एज इट इज है, तो वाई स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, डी वाई के साथ, और इधर ए को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे डी जेड के साथ, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई क्यूब अपॉन 3 होगा, और ए इंटू डी जेड का ए इंटू जेड होगा, अब प्लस C1 होगा। इधर आपका वाई क्यूब बचेगा और ये 3 को उधर मल्टीप्लाई करेंगे, A इंटू जेड, है ना, मतलब कि A इंटू 3 इंटू जेड ये होगा, अब प्लस 3C1 हो जाएगा। अब वाई क्यूब का एज इट इज, अब ए का वैल्यू एक्स वाई था उसको पुट कर दिया मैंने, और जेड को जेड ही रहने दिया, अब प्लस 3C1 को मैंने 3C1 ही रहने दिया। इसके बाद वाई क्यूब अब प्लस 3xyz जो है उधर जाएगा LHS में, तो माइनस 3xyz होगा, और इक्वल टू इधर 3C1 को मैंने C मान लिया। ठीक है, अब एक दूसरा जो है कि इंटीग्रल सॉल्यूशन आ चुका है हम लोग का, अब पहला इंटीग्रल सॉल्यूशन भी आ चुका है। अब इन दोनों को हम लोग कंबाइंड रूप से कैसे लिखते हैं लैग्रेंजेस कंप्लीट सॉल्यूशन में, नाउ एज वी नो दैट कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ लैग्रेंजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज रिटन एज, यानी कि जो आपका लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन 1, जो कि 1 हमने मान रखा है गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को, जो दिया हुआ है उसको मैंने 1 इक्वेशन माना है, तो यानी कि उस 1 इक्वेशन का जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा लैग्रेंजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो किस प्रकार से लिखा जाएगा, एफ ए कॉमा सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में। और ए का वैल्यू आपका एक्स वाई आया हुआ है, और सी का वैल्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं साक्षात यहाँ पर है वाई क्यूब माइनस 3xyz, तो इसको हम जस्ट यहाँ पर पुट कर देना, ए का वैल्यू और सी का वैल्यू वाई क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0। हाँ, यहाँ तक हो गया बाबू। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इसमें मैंने आपको बताया। और एक बात, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर नोटिस कर लीजिए, इसको सुनने से पहले आप इसको स्किप मत कीजिएगा, मतलब भागिएगा नहीं, आपके बुक का आंसर इसमें मैच नहीं करेगा, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है आपके बुक के आंसर से मैच नहीं करेगा, कंफर्म। क्यों? क्योंकि देखिए बहुत सारा ऐसा क्वेश्चंस दिया है लालजी में, ठीक है, आप कहीं भी पढ़ते हो अपने टीचर से भी पूछ लेना कि पूरा परफेक्ट जो उसका आंसर दिया हुआ है वो बहुत सारे क्वेश्चंस का नहीं दिया हुआ, गलत दिया हुआ है, समझे। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो दिया हुआ है लालजी में क्वेश्चन नंबर 5 का, वो गलत दिया हुआ है, ठीक है ना, मतलब थोड़ा सा अरेंजमेंट में गलती कर दिया है बस, और कुछ नहीं, इसीलिए वो नहीं मिलेगा आपका, आपके इस आंसर से वो वाला आंसर नहीं मैच करेगा, ठीक है ना। और हालांकि ये भी बात है कि कई बार जो है कि जैसे इसमें हम लोग क्या लगा दिए, इसमें डायरेक्ट फर्स्ट और सेकंड को लिया पहले, तो दूसरा मर्तबा हमने क्या किया, फर्स्ट और जो है कि थर्ड को लिया, फर्स्ट और थर्ड को लिया, समझ रहे हैं ना। तो ये पूरा मैटर हुआ। एक मिनट मैं देख लेता हूँ क्या क्या लिया, एक मिनट, मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट और सबसे पहले क्या किया वो भी आप समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में पहले एक्स और वाई वाला टर्म को लिया, मतलब फर्स्ट और सेकंड, और दूसरा बार क्या किया, वाई और जेड को लिया, अच्छी बात है, ठीक है ना, ये तो पूरा बात था। और लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन एक बार आप देखिए, आपको समझ में आएगा। लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन एक बार आप देखिए, dx अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर था, dy अपॉन एक्स वाई था, और dz अपॉन वाई स्क्वायर था, ठीक है। मतलब मैंने फर्स्ट और सेकंड को लिया सबसे पहले, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड रेशियो को लिया, फिर दूसरा मर्तबा क्या किया मैंने, सेकंड और थर्ड रेशियो को लिया, ठीक है। ये तो क्लियर है, चलिए बहुत अच्छा। क्या मैं ऐसा ले सकता था, सेकंड फर्स्ट और थर्ड को ले सकता था? अब जरा गौर करके देखिए, तो मैं नहीं ले सकता हूँ, या मैं नहीं ले सकता था, क्योंकि उसको लूँगा तो फिर वो इंटीग्रल पेयर नहीं बन रहा है, ये तो कन्फर्म है। तो इसका मतलब ये कि ज़रूर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाला ने, है ना, इस बुक को जिसने लिखे हैं मतलब लालजी प्रसाद जी ने लिखे हैं, ठीक है ना, तो ज़रूर इन्होंने तब दूसरा मेथड अप्लाई किया होगा। दूसरा मेथड मतलब जैसे कि उन्होंने लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर अप्लाई कर दिया होगा, समझे कि नहीं समझे, क्योंकि हम लोग तो ग्रुपिंग मेथड से इसको सिंपली बना दिए। हो सकता है कि वे लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर इस्तेमाल कर दिए हो, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है, तो उस केस में उसका आंसर अलग आ जाता है। तो इसीलिए आप घबराइए मत, आपका आंसर भी 110% सही है, गारंटी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, गलत नहीं है, ठीक है ना, क्लियर है। तो हो सकता है कभी कभी राइटर जो है कि गलत भी लिख सकता है, या फिर जो है कि उन्होंने दूसरा मेथड का इस्तेमाल कर लिया है ना, इसके मदद से जो है कि आंसर अलग आ सकता है। और वैसे भी जो है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर डिफर हो सकता है,
है ना। तो इसीलिए आपको इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आशा है कि ये वीडियो लेक्चर जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बताया है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 28 में, है ना। अभी इसमें 27 बताया, तो 28 में आपसे मुलाकात करूँगा, जिसमें मैं जो है कि क्वेश्चन नंबर 6 या फिर उसके आगे भी मैं बताऊंगा। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।